लेट्स सी नाउ। सी सुबह को हमने ये आज ही हमने ये फंक्शंस किए थे, इसके एएलएम के ऑब्जेक्टिव्स किए थे, ओके और इसका स्कोप भी किया था। एएलएम का स्कोप क्या होता है वो भी किया था। और हमने पढ़े थे कुछ शेड्यूल्स, ये सिर्फ गो थ्रू करना है आपको एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ बैंक्स शेड्यूल्स के हिसाब से। तो ये सिर्फ शेड्यूल्स आप एक बार गो थ्रू करना, इससे रिलेटेड इतना कुछ मतलब क्वेश्चन नहीं आएगा, डोंट वरी, बट इसको सिर्फ गो थ्रू कर लेना। अब है ना, हमको क्या करना है इसमें, अब हम सीधा आ जाएंगे इस पर। ये चीज़ क्या है, एसेट लायबिलिटी अप्रोच इंडियन बैंक, ये जस्ट टू रीड आउट, ये सिर्फ रीडिंग पर्पस के लिए दिया हुआ है। ये एवरी टाइम चेंज होता है, एएलएम इन इंडिया ये अप्रोच चेंज होता रहता है एवरी टाइम, ठीक है। उसके बाद है आपका प्री टू द इफेक्टिवनेस ऑफ एएलएम। अभी आपके एएलएम के सिस्टम को इफेक्टिव बनाने के लिए प्री रेक्विजिट क्या है, मतलब रिक्वायरमेंट्स क्या है, कौन से ऐसे फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे सो दैट आपका ये जो सिस्टम है एएलएम का वो इफेक्टिवली काम करना चाहिए ना। तो आपको ऐसे कौन से प्री रेक्विजिट्स हैं जो फॉलो करने पड़ेंगे। सी पहला, एएलएम रिक्वायर्स डेडिकेशन टू एक्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ कंटेम्पलेटेड फ्यूचर, मतलब आपको एक ऐसा प्लान बनाना पड़ेगा जो रेगुलर बेसिस पे काम करे। इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, मतलब आपको अपना ये सिस्टम आपको इंटीग्रेटेड मतलब मैनेजमेंट के साथ जुड़ के काम करना पड़ेगा। इट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम योर बिजनेस, इट इज अ पार्ट ऑफ योर बिजनेस, ऐसे करके प्लान बनाना पड़ेगा। एएलएम प्रीसपोजेस द टीम अप्रोच इन द डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन, ये किसी एक पर्सन का काम नहीं है, ये पूरी एक्सपर्ट्स की टीम होती है जो डिसीजन बनाते हैं और उनके ऊपर काम एग्जीक्यूट करते हैं। नेक्स्ट है विजुअलाइजेशन ऑफ द बैंक्स विजन, मतलब बैंक का जो विजन होता है ना, फ्यूचर विजन की फ्यूचर में हमको यहाँ तक पहुँचना है, और जो मिशन होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनको अचीव करने के लिए भी एएलएम बहुत काम आता है। मतलब एएलएम सिस्टम वर्क्स बेटर फॉर अचीविंग बैंक्स विजन एंड मिशन। द टॉप मैनेजमेंट शुड इवॉल्व अ सिस्टम, ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए so that we can provide to all the levels of management a thorough understanding and awareness of the risk and all its parameters, मतलब हर एक को समझ में होनी चाहिए कि मैनेजमेंट के हर लेवल के जो जो मैनेजमेंट के मेंबर्स हैं उनको समझ होना चाहिए कि हम जो जिस बिजनेस में हैं, जहाँ पर जितने डिपॉजिट्स हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, जितने कहाँ पर भी लोन्स दे रहे हैं, उसमें कितना रिस्क एसोसिएटेड है, उसके साथ कितने पैरामीटर्स हैं जो जुड़े हुए हैं जिसमें रिस्क अटैच है, वो सबको पता होना चाहिए, क्योंकि कल डिसीजंस लेने वाले तो मैनेजमेंट के मेंबर्स ही होते हैं ना। तो सबको जानकारी में होना चाहिए कि रिस्क कितना अटैच है, कौन से पोर्टफोलियो में कितने लोन्स दिए जा रहे हैं लोगों को, और कौन से टाइप ऑफ लोन्स दिए जा रहे हैं, ड्यूरेशन क्या है लोन की। तो ये सारे पैरामीटर्स देखते हुए आपको डिसाइड करने होते हैं, एएलएम का सिस्टम डिसाइड करना होता है। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट सिस्टम, इतना स्ट्रांग होना चाहिए कंपनी का, बैंकिंग कंपनी का, कि आपका एएलएम सिस्टम इफेक्टिवली काम करे। मतलब उतनी टेक्नोलॉजी उतना इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग चाहिए ना आपको, तभी तो एएलएम सिस्टम काम करेगा, नहीं तो काम कैसे करेगा। एएलएम सिस्टम भी कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर में ही बनाया जाता है, सॉफ्टवेयर के थ्रू इसको ऑपरेट किया जाता है। तो हो गया ना आपका टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट तो आपको चाहिए ही चाहिए। एएलएम सिस्टम मस्ट कंटिन्यूअली बी रिव्यूड, हर बार इसको मॉनिटर करते रहना चाहिए सिस्टम को कि ये प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं, जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं वो मुझे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, जो हमने रिजल्ट्स बनाकर रखे थे, स्टैंडर्ड सेट्स बनाकर रखे थे, क्या मेरे एक्चुअल जो रिजल्ट्स हैं वो स्टैंडर्ड रिजल्ट से मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मतलब जो हमने टारगेट बनाया था, सपोज आपने टारगेट बनाया था कि हमको इतना अचीव करना है, इतना टर्नओवर अचीव करना है, इतना प्रॉफिट्स अचीव करने हैं, तो एक्चुअली वो अचीव हुए कि नहीं हुए उससे कंपैरिजन करके हमको रिव्यू करना है। रिव्यू में पता लगता है कि मेरे डिजायर्ड जो जो मेरे डिजायर्ड रिजल्ट्स थे वो एक्चुअली अचीव हुए कि नहीं हुए।
Okay, so these are the points related to prerequisites of the effectiveness of ALM. मतलब आपको ALM के सिस्टम को इफेक्टिवली चलाना है अगर, तो कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, वो पॉइंट्स हमने की. साउंड ALM सिस्टम क्या होता है? जब हम इंटरेस्ट रेट को रिव्यू करते हैं, इंटरेस्ट को फिक्स करते हैं, ठीक है, प्राइसिंग ऑफ बोथ ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज को फिक्स करते हैं, तब मेरा साउंड ALM सिस्टम क्रिएट होता है. इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मेरा स्ट्रांग है. हम जब लोन देते हैं तो पहले से ही रिस्क आइडेंटिफाई कर लेते हैं. लिक्विडिटी रिस्क कितना है इसमें, इंटरेस्ट रेट रिस्क कितना है, कितना मुझे बैड डेट्स हो, अगर चांसेस है तो कितने बैड डेट्स होंगे या बैड डेट्स नहीं होनी चाहिए, तो उससे पता चलता है आपका साउंड ALM सिस्टम. एग्जामिनिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रेडिट रिस्क. आपका क्रेडिट रिस्क कितना है, मतलब कितने टाइम का आपने ड्यूरेशन दिया है लोन का, और कितने टाइम में आपको लोग पेमेंट दे रहे हैं, टाइमली आपको पेमेंट मिल रही है, कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट में फ्लक्चुएशंस होने के बाद लोग भी आपको पे नहीं कर पा रहे हैं. क्रेडिट रिस्क ज़्यादा नहीं होना चाहिए. क्रेडिट मतलब जो लोग आपको पे करने चाहिए जिस ड्यू डेट तक, क्या उस ड्यू डेट तक आपको पूरा इनकम जनरेट हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो आपका ALM सिस्टम साउंड नहीं है. साउंड मतलब एफिशिएंट, यहाँ पे साउंड का मतलब एफिशिएंट है. एक्चुअल परफॉर्मेंसेस आपको चेक करने हैं, आपको रिव्यू करने हैं कि हमारा परफॉर्मेंस कैसा है कंपनी में, इंटरेस्ट रेट्स, प्रॉफिट्स, अदर प्रॉफिट रेशियोज, हम लोग जो अर्न कर रहे हैं क्या वो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं हमारे. स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड बजटिंग फॉर मैनेजिंग इंटरेस्ट रेट मिसमैच, मतलब जो इंटरेस्ट रेट का मिसमैच हो रहा है, जो इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बीच में, इंटरेस्ट रेट्स के बीच में, उसको मैनेज करना, स्ट्रैटेजिकली प्लान करके मैनेज करना. अगर आप उसको प्लानिंग करके मैनेज कर रहे हैं तो ही आपका साउंड ALM सिस्टम है, नहीं तो आपका वो सिस्टम साउंड मतलब एफिशिएंट नहीं है. अभी अभी ना मैंने आपको सुबह बताया था, मतलब इसी टॉपिक से रिलेटेड बताया था, एल्को. एल्को क्या होता है? एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट कमिटी. फुल फॉर्म होता है इसका, देखो, ए एसेट, एल लाइबिलिटी, सी ओ मतलब कमिटी, मैनेजमेंट कमिटी. अभी एल्को का मतलब क्या होता है? एक कमिटी अपॉइंट होती है, उस कमिटी में ना एक्सपर्ट्स होते हैं जो डिसीजंस लेते हैं बिजनेस के एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के रिगार्डिंग, उसको मैनेज करने के रिगार्डिंग जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना वो डिसीजंस लेते हैं, उसे कहा जाता है एल्को. एसेट मैनेजमेंट लायबिलिटी कमिटी. Asset liability management committee should be responsible for ensuring, that means this ELCO is responsible for ensuring adherence to the Yes guys, am I audible? Yes, ma'am. Now audible. Sorry, internet connection problem is there. I tried connecting to another network. Let's see how it works. Okay, so where we were on asset. Is the screen visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes. Asset Liability Management Committee. Now, this committee solely, this committee is responsible for ensuring, the committee will ensure that we are following. Adherence means following. Now, I will tell you, no, follow the rules and regulations set by the college, है ना? तो वैसे ही एल्को कमिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि कंपनी में जितने भी मेंबर्स हैं, वो जो बोर्ड सेट करता है ना लिमिट्स को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को, हम उसको फॉलो करें. ये कमिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सारे मेंबर्स रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बोर्ड सेट करती है उसे हम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसे चेक करना. एज वेल एज फॉर डिसाइडिंग द बिजनेस स्ट्रैटेजी ऑफ द बैंक, मतलब एसेट्स एंड लायबिलिटीज को मैनेज करने के लिए जो बिजनेस की स्ट्रैटेजी चाहिए, उसकी स्ट्रैटेजी को डिसाइड करने के लिए भी एल्को कमिटी इज रिस्पॉन्सिबल. अभी ये जो स्ट्रैटेजी बनाई जाती है ना, इट इज इन द लाइन विद बैंक्स बजट. ऐसे नहीं बनानी है आपको, ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं बनानी है जो महंगी पड़े बैंक को. आपके बजट में होनी चाहिए, बैंक के बजट में, और बैंक के रिस्क में होनी चाहिए, मतलब रिस्क एपिटाइट में होनी चाहिए. जितना बैंक रिस्क उठा सकती है उतने ही रिस्क एपिटाइट में होनी चाहिए.
आप उतना रिस्क उठा ही नहीं सकते हो, ज्यादा रिस्क ले लोगे तो नुकसान भी तो ज्यादा हो जाएगा ना, ठीक है। तो बैंक के बजट में और बैंक के रिस्क, जितना रिस्क बैंक ले सकती है उतने रिस्क के ऑब्जेक्टिव्स में रहकर बैंक की स्ट्रैटेजी बनानी है, बिजनेस की स्ट्रैटेजी बनानी होती है। किनको बनानी होती है? एल्को कमेटी। एल्को इज एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी। दिस ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ऑपरेटिंग स्टाफ। इस ग्रुप में कौन होता है? ऑपरेटिंग स्टाफ होते हैं, स्टाफ मेंबर्स होते हैं, who are responsible for analyzing, monitoring, reporting the risk profiles to the ELCO। मतलब इसमें जो मेंबर्स होते हैं ना, वो एल्को कमेटी को आकर बताते हैं कि इस प्रोफाइल में रिस्क कितना है, इस प्रोफाइल में रिस्क कितना अटैच है, और इस कस्टमर की प्रोफाइल में रिस्क कितना अटैच है। सारे वो लेकर आते हैं, जितने भी लोन्स देने हैं लोगों को मुझे, या इंश्योरेंस कंपनी जब इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचती है तो कितने लोगों में कितना रिस्क अटैच होता है, कौन सी प्रॉपर्टी में कितना रिस्क अटैच होता है, वो सारा एनालाइज करके रिपोर्ट बनाकर ये स्टाफ मेंबर्स एल्को कमेटी के पास आकर सबमिट करते हैं। अब एल्को कमेटी उससे फर्दर रिव्यू करती है और उसके ऊपर डिसीजंस लेती है कि फ्यूचर में ये बिजनेस के लिए बेटर है कि नहीं है, ठीक है। इसे कहते हैं एल्को कमेटी, है ना। उसके बाद है आपका, इनके 3 ब्रॉड रिक्वायरमेंट्स होते हैं, इसी कमिटी के 3 ब्रॉड रिक्वायरमेंट्स होते हैं। डेवलपिंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एएलएम कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले तो अगर आपको एएलएम का कमिटी मेंबर बनना है तो सबसे पहले तो आपको एएलएम के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। एएलएम मतलब एसेट मैनेजमेंट, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स बेटर क्लियर होने चाहिए, मतलब आपको अच्छे से पता होने चाहिए ये कॉन्सेप्ट्स में क्या क्या है, इसकी वर्किंग कैसे होती है। इंट्रोड्यूसिंग एन एएलएम इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब मैंने आपको बोला ना एएलएम कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है, उसमें ये सारा एएलएम का काम किया जाता है सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो ये पूरा इंफॉर्मेशन सिस्टम का नॉलेज होना चाहिए, वो पूरे सॉफ्टवेयर का आपको नॉलेज होना चाहिए। सेटिंग अप एएलएम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, मतलब आपको एज अ कमिटी मेंबर आपको पूरा प्रोसेस का नॉलेज होना चाहिए, मतलब पूरा आप कैसे उसको उसमें बैठकर कौन से डिसीजंस ले रहे हो, कितना रिस्क प्रोफाइल है, किसमें कितना रिस्क अटैच है, और कितने इसमें एडवांटेजेस हैं, इस प्रोफाइल में कितने डिसएडवांटेजेस हैं, उसमें कितने रिटर्न्स आपको मिलेंगे, ये सब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में काउंट होता है ना। तो आप उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे तब तो आपको आइडिया होगी कि कैसे डिसीजंस लिए जाते हैं एएलएम के। So you should have these 3 requirements to implement ALM in the banks. So then, see, I told you ना, we will be done in a few minutes with our chapter. मतलब थोड़ा सा ही रहा हुआ था, but because you had another lecture in the morning, even I had another lecture in the morning, therefore we could not continue. It was just for 20-25 minutes I wanted to complete for this chapter. Okay. Is it clear everybody? इस चैप्टर में अभी तक कुछ जो भी पढ़ा वो Yes, डाउट ma'am. है? हाँ भगवान जाने इसको, अब इसको आती है वो पूछता उसको। यस। ये तो एक ही स्क्रीन में हंसती अंकित की। बेटा म्यूट। ओके, डाउट है किसी को कुछ इस चैप्टर में अभी तक जो भी हमने रीड किया? No, ma'am. No? Okay. So I think we can wind up. But before winding up, let me tell you one announcement for Friday lecture. If it would be there, I will drop a message through WhatsApp. Okay. Okay, ma'am. Okay, So ma'am. only one Okay, ma'am. chapter is pending. Let me show you another chapter, that is organization. Let me tell you, this is regulatory and development framework. Now in this chapter so many things are repeating, so many things like सबसे पहले तो लीगल फ्रेमवर्क। अगर हम बैंकिंग का लीगल फ्रेमवर्क देखेंगे तो सबसे पहले लीगल फ्रेमवर्क में क्या आता है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। आप किसी भी बैंक का लीगल फ्रेमवर्क देखिए, बैंकिंग सेक्टर का लीगल फ्रेमवर्क कौन डिसाइड करता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं लीगल फ्रेमवर्क के अंडर में होते हैं, वो कौन डिसाइड करते हैं? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। और ये हमने पूरा का पूरा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 डिटेल में चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा है। देखो रिपीट हो रहा है ना,
उन्होंने भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी है, बिकॉज इट इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन। तो जो चीजें रिपीट हो रही है ना, वो हम नहीं पढ़ के पहले जो पढ़ा हुआ है उसमें से रेफर करेंगे। तो लीगल फ्रेमवर्क में पहले क्या है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, और दूसरा क्या है आरबीआई। अब आरबीआई तो हम फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, फिफ्थ चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, है ना। आरबीआई के बारे में पढ़ चुके हैं, व्हाट इज आरबीआई, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ आरबीआई, ठीक है। तो ये सब हम फिर से नहीं पढ़ेंगे। ये देखो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आरबीआई, ऑब्जेक्टिव्स के बाद है ये वही है, ऑब्जेक्टिव्स का मतलब फंक्शंस, बैंकर्स बैंक, गवर्नमेंट बैंक, डेवलपमेंट फंक्शंस, रेगुलेटरी फंक्शंस, नोट इशूइंग अथॉरिटी, ये सब हम पढ़ चुके हैं। देखो फंक्शंस अलग से दिए हुए, दिया हुआ नोट इशूइंग अथॉरिटी, बैंकर्स बैंक, बैंकर टू द गवर्नमेंट, लेंडर टू द लास्ट रेजॉर्ट, नेशनल क्लियरिंग हाउस, क्रेडिट कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बैंक की होती है, agricultural credit and RBI, it is also a responsibility of bank, promotional function है, सुपरवाइजरी फंक्शंस भी हैं, लाइसेंस इशू करने की अथॉरिटी किसको होती है, बैंक की, है ना। इंस्पेक्शन करने की अथॉरिटी किसको है, नजर रख के चेक करने की कि सही से काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसको इंस्पेक्शन बोलते हैं। वो भी आरबीआई की अथॉरिटी है, मतलब फंक्शन है उसका। कंट्रोल ओवर डिफरेंट मेथड्स, ऑडिट करना, कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट, ये सारी लाइबिलिटीज। हाँ, अप्रूवल देना कि आपकी सीआरआर, आपकी एसएलआर की लिमिट्स कितनी होनी चाहिए, ये सारे काम किसके होते हैं, ये सब डिटेल में फिर एक्सप्लेन किया है नीचे। ये फंक्शंस को, ये फंक्शंस हम पहले कर चुके हैं, ये सब डिटेल में उन्होंने एक्सप्लेन किया। इफ यू रिमेम्बर, हम ये सब कुछ कर चुके हैं, ये रिपीट हो रहा है यहाँ पे। ओके, तो मतलब हम शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से यहाँ पे डिपार्टमेंट्स ऑफ आरबीआई। ये हमने नहीं किया, ये मैं शॉर्ट में बता दूंगी, इजी है। डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई। नेक्स्ट वी हैव ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद है आपका, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज दिस बैंकिंग ओम्बड्समैन। ये आपने कभी सुना भी नहीं होगा, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम क्या होती है, ठीक है, उसके ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ओके। उसके बाद उसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, उसके पावर एंड ड्यूटीज क्या होते हैं, उसकी जनरल पावर एंड ड्यूटीज, उसके स्पेसिफिक पावर एंड ड्यूटीज, ठीक है। मतलब ओम्बड्समैन के बारे में पढ़ेंगे। ओके मैम। यस। और फिर कुछ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट एक कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में बताऊंगी मैं आपको, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके हम क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे, ये क्लासिफिकेशन के बारे में दिया हुआ है, ये क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की। मतलब इस चैप्टर में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग ओम्बड्समैन, आरबीआई के फंक्शन, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 जो हम पहले कर चुके हैं, और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है। ये सब हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, एंड देन वी विल बी डन विद आवर सिलेबस। ये हमारा लास्ट चैप्टर है एनीवेज, तो हम लोग ये कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इज दैट ओके? यस मैम। ओके मैम। तो आई थिंक आई शैल वाइंड अप नाउ। आप रिवीजन करिए, हम डाउट्स नेक्स्ट लेक्चर में ले सकते हैं, ठीक है। कुछ डाउट Okay, अगर ma'am. आपको होंगे तो मुझे जरूर बताइएगा, आई विल एक्सप्लेन यू, ठीक है ना। Okay, ma'am. आई विल क्लियर ऑल द डाउट्स। प्लीज रिवीजन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, तब तो पता चलेगा आप कितना आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है कि आ रहा है, ठीक है। Okay, ma'am. यस, ओके, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर। Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, Thank you. ma'am. बाय एवरीबॉडी, बाय। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. वेलकम बच्चा, बाय। फ्राइडे के लिए मैं आपको इन्फॉर्म करती हूँ, ठीक है ना। Okay, ma'am. ओके, Okay, ma'am. यस, बाय एवरीबॉडी। Thank you, ma'am. Bye.